जेई एडवांस पेपर 2 में जो ये सेक्शन 3 है, ये 24 मार्क्स का आया था और फटाफट इस सेक्शन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हमेशा एग्जाम जब आप देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने लाइव सेशन में पहले 12 नंबर तक जो क्वेश्चंस है जेई एडवांस पेपर 2 का वो मैंने डिस्कस कर दिया है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके सामने भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखें और पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस is titrated with 0.1 molar strong acid. The variation of pH of the solution with the volume HA added is shown in the figure below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction given by this one. सबसे पहली बात तो यह है कि ये सवाल जो है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है और ये बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है कि इसको देख के लगा अरे बाप रे इतना टफ सवाल कैसे आ गया। ठीक ठाक सवाल है, क्योंकि आयनिक में अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछने पर आ जाए कोई तो बहुत वाट लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ठाक सवाल है, बहुत बहुत टफ सवाल नहीं है। और अगर आप ध्यान से रिएक्शन को देखें तो ये बफर रिएक्शन में आपका आ रहा है। एक बेस है, एसिड से मिला, आपको एक सॉल्ट बनाकर दे रहा है BH प्लस और A माइनस, तो कुछ इस तरीके का सवाल है। अब ये सवाल कैसे बन रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखें, जरा ग्राफ को देखिए, ये सवाल आपका बन जाएगा ग्राफ से। यहां पर हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन अप्लाई करना है, जो आप लोगों को याद होगा पीएच वाले के हिसाब से और पीओएच वाले के हिसाब से हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो वो वाला सेगमेंट अप्लाई करना है और वहां से आपका सवाल ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए देखते हैं यहां पर सीन क्या है। तो यहां पर जो पीएच वाला खेल है, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ में देखिए इस पॉइंट को, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, उसको ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखेगा कि 6 ml वाले सेगमेंट पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। यानी कि जब वॉल्यूम 6 ml था तो ये रिएक्शन आपका फुल कंप्लीट हो चुका था। यानी कि हाफ कब रहा होगा? हाफ रहा होगा जब वॉल्यूम 3 ml रहा होगा। 3 ml पर आते हैं, ये रहा आपका 3 ml, इसको मैं एरो करके यहां पे 3 ml कर देता हूं। अब 3 ml पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर अगर देखें तो ये वाला सेगमेंट 3 ml का है, जो यहां से इसके साथ मिल रहा है। ये ग्राफ को मैं नीचे लेके आता हूं और इसका मतलब ये पीएच यहां पर आपका 11 है। यानी कि वॉल्यूम 3 ml जब होगा तो वहां पर पीएच आपका 11 होगा। अब इस बात को मैं यहां पर जरा सा बताता हूं कि अगर मेरा पीएच 11 है तो इसका मतलब मेरा पीओएच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 11 बराबर मेरा पीओएच 3 हो जाएगा। एक और बात, अगर मान लीजिए आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि मेरा सॉल्ट जितना बना होगा उतना ही मेरा एसिड बचा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आधा रिएक्शन हुआ है। अब यहां पर उसके आधार पर आप हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब उसी के आधार पर जब अप्लाई कीजिएगा तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट, और एसिड के हिसाब से हम लोग केस देखने जाएंगे तो उसका वैल्यू तो 1 होने वाला है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। यानी यहां पर वैल्यू हो गई 0, यानी जितना पीओएच है उतना ही आपका पीकेबी है, और सवाल में आपसे पीकेबी मांगा गया है, जो कि आंसर 3 होगा। और यही वो सवाल था। दैट्स इट, इतनी आसानी से ये सवाल आपका बन गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यहां पर ये क्या कह रहा है 16 की, कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम पी टू क्यू शोन बिलो। यहां पर पी आपका एनिलीन है और एनिलीन की मदद से आप 3 रिएक्शन कर रहे हैं। यहां पर पहले आप NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट कर रहे हैं 025 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आप सेकेंड में यहां पर इसको ट्रीट कर रहे हैं और फिर आप थर्ड में इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर हर तरफ पहला जो रिएक्शन है वो आपका डायएजोटाइजेशन है, दूसरा जो रिएक्शन है फिनॉल कंटेंट है। यहां पर आपको याद होगा फिनॉल कंटेंट वाले रिएक्शन में पैरा कपलिंग करते थे, या पैरा के हिसाब से नहीं हो पाएगा जगह तो फिर ऑर्थो होगा। अगर यहां पर पैरा, चूंकि यहां पर पैरा स्ट्रक्चर में पैरा वाला सेगमेंट भरा पड़ा है इसलिए ऑर्थो पर जाकर अटैक करेगा। और फिर लास्ट में एसिड है आपका, यानी एसिटिक एसिड है, तो यहां पर H प्लस आयन अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से रिएक्शन है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इसने क्या कहा वो पढ़ लेते हैं। तो कहता है द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q इज 75%, मतलब जितना भी हो Q मात्र 75% बनेगा। तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम Q ऑब्टेन्ड, कितना वजन आपको Q मिला ये बताइए अगर मैंने 9.3 ml पी लिया है, जिसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है। यानी इनडायरेक्टली बोलूं
तो मैंने 9.3 ग्राम ही लिया, क्योंकि मास जो होता है, मास आपका होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पर वॉल्यूम जो है वो 9.3 है और डेंसिटी आपका 1 है, यानी जितना ml उतना ही ग्राम, यानी कि वजन हो गया। अब सवाल यूनिटरी मेथड का आ गया कि 9.3 ग्राम से मुझे कितना ग्राम क्यू मिलने वाला है, ये बताइए। सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा एक्चुअली में क्यू है क्या, क्योंकि जब तक मुझे क्यू नहीं पता चलेगा तो सवाल नहीं बनेगा। इससे क्या सीख मिली कि ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ ऐड कर दिया स्टोशियोमेट्री, यानी कि मोल कांस्टेंट या स्टोशियोमेट्री वाला सेगमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो आईआईटी एडवांस का ये स्वभाव रहा है, हमेशा से नेचर रहा है सवाल पूछने का, कि वो आपको हमेशा 2 या 3 चैप्टर मिक्स करके सवाल देंगे। इसीलिए ये सारा सेगमेंट जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, जो कि सिर्फ 1 बाय 1 फोकस करते हैं रिलेट करके। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी, कि आपको वो हमेशा 2-3 रिलेट करके सवालों को दें, जिससे आपको लगे हाँ मैं एक्सपोजर मुझे मिल रहा है कि यहां से ये उठ सकता है, यहां से ये उठ सकता है, ऐसे बन सकता है। जब आप वो सीख जाइएगा तो काम आपका आसानी से बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका। अब चलते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात कि मैं यहां पर एनिलीन मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले इसका डायएजोटाइजेशन करता हूं। तो यहां पर ये NH2 है, और अब मैं इसे पहला हो गया NaNO2 और HCl जो 025 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे कहते हैं डायएजोटाइजेशन। और यहां पर जो आपका बनेगा दैट इज N2Cl, यहां पर N2Cl आपका बन जाएगा। अभी ये रिएक्शन फर्दर आप जो ट्रीट कर रहे हो, आप किससे ट्रीट कर रहे हो, तो यहां पर फिनॉल कंटेंट है लेकिन डबल रिंग है यहां पर, तो इससे आप इसको ट्रीट कर रहे हो। तो इसलिए इसका पैरा पोजिशन इन्वॉल्व हो गया, यानी अटैक होगा आपके ऑर्थो के हिसाब से। तो यहां से क्या होगा, ये Cl जो है आपका ये बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर मान लीजिए इस जगह मैं लिखता हूं नाइट्रोजन का, तो ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर हो गया, और या इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। चलिए थोड़ा सा जगह बना लेता हूं और इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। यहां पर क्या करता हूं, मैं पहले फिनॉल वाला पार्ट लिख देता हूं। फिनॉल वाला पार्ट मैंने पहले लिख लिया, ये इस तरह से मैंने लिख लिया, यहाँ पर OH लग गया, और यहां से आपका ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिख दिया, और इसमें यह मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ये ऐसे बन के रेडी हो गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो आपका ये फाइनल क्यू बनेगा, लेकिन यहाँ ये जो आपका H+ है ना ये जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर फिनॉक्साइड के फॉर्म में ये अटैक करेगा। अब जब लास्ट में मैंने CH3COOH दे दिया और साथ में वाटर भी मौजूद है, मतलब यहाँ पर H+ आयन इसको मिल जाएगा, ये प्लस है, और यहाँ तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो प्रोडक्ट जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये आपका OH हो जाएगा, और यहाँ आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप यहाँ पर लग गया। ये आपका Q बन के रेडी हो गया। अब जरा मैं इस Q के हिसाब से अगर इन सभी चीजों को देखता हूं, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो नॉर्मली मेरे पास अब जरा सा रिएक्शन पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या है। Q मेरे पास प्रोडक्ट है, और अगर मैं अब Q का जरा देखना चाहूँ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो मैं अगर मैं इसमें सारे कार्बन्स को जोड़ूं तो मेरा 6, 4, 10, 16 कार्बन है मेरे पास, और हाइड्रोजन की गिनती करूं तो 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। जब आप इनके सारे मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर कीजिएगा तो 248 ग्राम 248 ग्राम आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा। अब चलते हैं कहानी के अगले चरण में। जो एनिलीन शुरू में था, एनिलीन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जरा ये समझने का प्रयास करते हैं। यानी फॉर्मूला इसका क्या था, C6H5NH2। तो यहां पर 7 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 72 और 7 79 और 14, यानी 93 ग्राम इसका वजन है। और ध्यान से रिएक्शन के ऊपर में जाकर देखिए 9.3 ग्राम जो आपका है, ये 9.3 ग्राम इसको गिवन मास है। तो इसका मोल कितना हो गया, तो अगर मैं देखूं तो मोल हो गया मेरा 9.3 बाय 93, यानी 0.1 मोल। अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो पूरा रिएक्शन में अगर देखें तो 1 मोल एनिलीन है और 1 मोल क्यू ही बन रहा है, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट मेरा रेशियो 1:1 का ही है, चाहे मैं पी को देखूं या क्यू को देखूं। यानी अगर पी मेरा 0.1 है तो क्यू भी मेरा 0.1 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि 75% ही बनता है, यानी कि एक्चुअल में ये बन रहा है 0.075 मोल। अब 0.075 मोल बना, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 248, तो टोटल मास ऑफ Q जो हो गया दैट इज 248 इंटू 0.075
0.075 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर गुना करने पर लगभग 18.6 के आसपास आएगा। इसको आप करके देखिएगा, और यही इस सवाल में पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, दैट इज अमाउंट क्या होगा। 18.6 बड़ा ही अच्छा सवाल था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नॉलेज प्रॉपर चाहिए। अगर आपने रिएक्शन गलत बनाया, प्रोडक्ट गलत बनाया, तो सवाल गलत बन जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री अगर अच्छा नहीं होगा तो मिस्ट्री गड़बड़ा जाएगी मेरे दोस्त। चलते हैं अगले सवाल पर। ये 16 नंबर था, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं।